Hello student, welcome to my class. Today again I am going to take chapter 1 of history of class 10 and the name of the chapter is the rise of nationalism in Europe. So let's proceed. तो ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने डिस्कस किया था नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट क्या होता है और फ्रांस की हिस्ट्री क्या रही है, नेपोलियन बोनापार्टे का रूल कैसा था और साथ में यूरोप में कैसे डेवलपमेंट हो रहे थे। और इसके बाद हमने 3rd पार्ट में पढ़ा था कंजर्वेटिव्स एंड रेवोल्यूशनरी के बारे में। तो इस पार्ट में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन जो कि यूरोप में हो रहे थे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट। और वो रेवोल्यूशन किस पीरियड में हो रहा था, 1830 से 1848 के बीच में। तो जैसा आपको पता है कि जैसे ही बैटल ऑफ वाटरलू खत्म हुआ, नेपोलियन रूल खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया और कंजर्वेटिव्स आइडिया को रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ के पावरफुल कंट्रीज ने कंजर्वेटिव रिजाइम्स को इस्टेब्लिश किया। ना केवल फ्रांस में बल्कि कंजर्वेटिव रिजाइम्स ऑल ओवर यूरोप रूल कर रही थी। और इनके रूल करने से ये जो मिडिल क्लास लोग थे, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, जो एडुकेटेड थे, जो मेहनत पे विश्वास करते थे, जिन्हें नेशन स्टेट चाहिए था, नेशनलिज्म चाहिए था, लिबरलिज्म चाहिए था, इनको बहुत ही बुरा लगा जब कंजर्वेटिव रिजाइम वापस आ गया। तो कुछ समय के बाद ये जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का डिमांड था उसको रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट करने लगे लोग, क्योंकि लोगों को लगा कि रेवोल्यूशन के थ्रू ही हम लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव रिजाइम है ये हमें ना तो लिबरलिज्म इस्टेब्लिश करने देगी ना नेशनलिज्म इस्टेब्लिश करने देगी। इसीलिए हमें यूनाइट होकर के कंजर्वेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट रिवोल्ट करना पड़ेगा। और यही सोच के कारण बहुत सारे रिवोल्ट यूरोप में होते हैं। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट रिवोल्ट पढ़ेंगे। जो फर्स्ट रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे वो है जुलाई रेवोल्यूशन, जो 1830 में हुआ था और फ्रांस में हुआ था। 1830 में एक दूसरा भी रेवोल्यूशन हुआ था बेल्जियम में, पर उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम फ्रांस का 1830 का रेवोल्यूशन देखेंगे। तो आपको पता है कि फ्रांस एक पॉलिटिकल हब था। जो भी इंसिडेंट फ्रांस में होता था उसका इफेक्ट यूरोप में पड़ता था। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते थे कि अगर फ्रांस में छींक आती थी तो यूरोप के दूसरी कंट्री को सर्दी हो जाती थी। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट फ्रांस का दूसरी कंट्रीज में होता था। तो जैसे कोई भी आइडिया हो, फ्रांस का लिबरलिज्म भी वहाँ पे स्टार्ट हुआ, नेशन स्टेट, नेशनलिज्म, लिबर्टी की आइडियाज़, इक्वालिटीज़ की आइडियाज़, ये सारे आइडिया पहले फ्रांस में आता था और फिर वो होल यूरोप में फैलता था। तो आपको पता है जैसे ही नेपोलियन का एंड हुआ, फ्रांस में नेपोलियन रूल खत्म हुई और बैटल ऑफ वाटरलू के बाद एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया और उस ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू फ्रांस में जबरदस्ती से कंजर्वेटिव रिजाइम को इस्टेब्लिश कर दिया गया। क्योंकि लुइस 16 रूल किया करते थे फ्रांस को बिफोर नेपोलियन, तो उन्हीं की जो डायनासिटी थी, बॉर्बन डायनासिटी, उन्हीं के रूल्स को वहाँ पे चालू कर दिया गया, जिससे मिडिल मैन को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो बिल्कुल ही खुश नहीं थे क्योंकि ये रिजाइम उनके लिबर्टी के आइडियाज़ के अगेंस्ट था। इसीलिए जुलाई में एक रेवोल्यूशन होता है। धीरे धीरे वहाँ के लोग बॉइल्ड हो जाते हैं और रिवोल्ट कर देते हैं और एक जुलाई में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है और एब्सोल्यूट मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप कर दिया जाता है और किंग लुइस फिलिप को उसका हेड बना दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? इसमें भी मोनार्की होती है, इसमें भी राजा होता है, मगर उस राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। उस राजा को आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा सिटीजन के प्रति और पार्लियामेंट के प्रति। तो ये आपका रिवोल्ट का फर्स्ट अपराइजिंग था, यानी 1830 का ये पहला रिवोल्ट था, फर्स्ट अपराइजिंग था। 1830 में एक दूसरा भी रिवोल्ट हुआ था जो था सेकेंड अपराइजिंग और ये भी आपका 1830 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? ब्रुसेल, जो कि कैपिटल है बेल्जियम का।
और यहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था। और बेल्जियम एक्चुअली उस समय यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंदर में था। तो यहाँ के पीपल की कुछ और ही डिमांड थी। इनको चाहिए था फ्रीडम, फ्रीडम रिलीजन में, कल्चर में, ट्रेडिशन में, इन सब को इंजॉय करने के लिए इन्हें फ्रीडम चाहिए था। इसलिए उन्होंने स्ट्रगल किया, रेवोल्यूशन की, और एट द एंड अपने फ्रीडम को इन्होंने पा लिया। अब हम इसका सेकेंड रेवोल्यूशन देखेंगे। 1830 का एक रेवोल्यूशन हमने देख लिया। अब हम आपका दूसरा रेवोल्यूशन, ग्रीक रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, या फिर उसको ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो ये रेवोल्यूशन क्या था? ये रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट या बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एडुकेटेड एलाइड ग्रुप इस रेवोल्यूशन को किए थे यूरोप से, क्योंकि इनको लिबरलिज्म और नेशनलिज्म चाहिए था। तो ये एक्चुअली जो ग्रीस है 15th सेंचुरी से ही वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर में रहती थी, और अब उसको ऑटोमन एम्पायर से हटना था, अलग होना था, और उसको फ्रीडम चाहिए था। तो इन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। 1821 में उन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये बहुत ही बड़े एम्पायर के अंदर में थे, तो ये अकेले लड़ नहीं सकते थे। तो इन्होंने हेल्प लिया। किससे हेल्प लिया? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से हेल्प लिया। कुछ पोएट एंड आर्टिस्ट एंड डिफरेंट राइटर्स, बहुत सारे सिंगर्स, इन सब की भी हेल्प उन्होंने ली। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ टूल्स एंड वेपन से आप वॉर नहीं लड़ सकते। आपको इन आर्टिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है वॉर लड़ने के लिए, क्योंकि ये लोगों के सेंटिमेंट को टच करते हैं, जिसके बारे में हम रोमांटिसिज्म में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने इन सब की मदद से अपना स्ट्रगल 1821 में स्टार्ट कर दिया। और इनकी जो ये बिग स्ट्रगल था 1832 तक कंटिन्यू हुआ, और बाद में विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिला, और ग्रीस को फाइनली इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। और इसी तरह से ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सक्सेसफुल उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब हम रोमांटिसिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों ही रेवोल्यूशन हुए, जुलाई रेवोल्यूशन, ग्रीक रेवोल्यूशन, इन दोनों ही रेवोल्यूशन में मिडिल क्लास, लिबरलिस्ट और नेशनलिस्ट को कुछ रियलाइजेशन हुआ कि क्या सिर्फ टूल्स एंड वेपन से ही फ्रीडम पाया जा सकता है? नहीं, इसके साथ साथ हमें अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रीडम को अचीव करने के लिए। रोमांटिसिज्म कहती है कि नेशनलिज्म, देशभक्ति, केवल अपने देश के टेरिटरी को बढ़ाना, अपने देश के एरिया को बढ़ाना नहीं होता, और या फिर देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप करना नहीं होता। उस देश के कल्चर और ट्रेडिशन भी उसके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप कल्चर और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हो, तब आप एक्चुअली जो सेंटिमेंट है, लोगों की सेंटिमेंट को स्ट्रेंथन करते हो, जोड़ते हो, और कलेक्टिवनेस लाते हो उनके बीच में, और इससे नेशनल फीलिंग डेवलप होती है। तो इसीलिए बहुत सारे पोएट, बहुत सारे आर्टिस्ट नेशन के बारे में लिखने लग गए, और नेशन से के बारे में लिख करके लोगों को यूनाइट करने लग गए। उन लोगों ने यहाँ तक कि साइंस और रीज़न को भी, की जो ग्लोरिफिकेशन हो रही थी उस समय, उसको भी क्रिटिसाइज किया। क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनिंग ठीक है, मगर ये हमारे टुगेदरनेस को हार्म नहीं करनी चाहिए। तो रोमांटिसिज्म एक टूल होता है लोगों को यूनाइट करने के लिए। रोमांटिसिज्म में आप क्या करते हो? फोक डांस को, फोक टेल को, फोक सॉन्ग को, और बेड टाइम स्टोरीज को। तो इस जो ये लोकल में अवेलेबल छोटी छोटी जो हमारे कल्चर्स को इम्पोर्टेंस देने वाली चीज़ें हैं, उसको आप इम्पोर्टेंस देते हो, उसको आप स्ट्रेंथन करते हो। और इसीलिए ग्रीम्स ब्रदर उस समय बहुत फेमस थे। उन्होंने जर्मन फोक्स को का कलेक्शन किया इस पीरियड में, क्योंकि उनको लगा कि ये भी हमारे हिस्ट्री का और कल्चर, ये हिस्ट्री एंड ये हमारे देश की हिस्ट्री एंड कल्चर का पार्ट है। तो साथ में आपका कस्टम एंड ट्रेडिशन के साथ साथ लैंग्वेज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार ऐसा होता है जब कोई रूलर आता है और किसी प्लेस में रूल करने लगता है, तो वो अपना लैंग्वेज वहाँ की लोकल लैंग्वेज के ऊपर रख देता है, और लोकल लोगों को फोर्स करता है कि वो उनके लैंग्वेज को सीखे। मगर इसके कारण कई बार रिवोल्ट भी हो जाता है।
तो ऐसा ही एक रोमांटिसिज्म का एग्जाम्पल और ऐसे लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे विद द स्टोरी ऑफ पोलैंड। तो जब आप पोलैंड की स्टोरी पढ़ोगे, स्ट्रगल स्टोरी पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि रोमांटिसिज्म का कितना इम्पोर्टेंस है फ्रीडम स्ट्रगल में, या फिर लैंग्वेज का कितना इम्पोर्टेंस है फ्रीडम स्ट्रगल में। सो चलिए पढ़ते हैं पोलैंड स्ट्रगल की स्टोरी। तो पोलैंड स्ट्रगल में क्या होता है, जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता है बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, तब पोलैंड को सेपरेट करके उसे रशिया को दे दिया जाता है और रशिया का कंट्रोल उसमें एस्टैब्लिश हो जाता है एंड ऑफ 18th सेंचुरी में। फिर रशिया जब उसको रूल करने लगती है ना, तो वो वहाँ की जो पोलिश लैंग्वेज है उसको बैन कर देती है और कहती है कि पोलिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करना, पोलिश बुक यूज़ नहीं करना। चिल्ड्रंस को भी अब फोर्स करती है कि वो रशियन लैंग्वेज सीखे, रशियन लैंग्वेज बोले और पोलिश लैंग्वेज ना बोले, और स्ट्रिक्ट रूल बना देती है। तो इससे क्या होता है, जो पोलैंड के जो लोग होते हैं, जो एक्चुअली अपने यूनाइटेड नहीं थे, वो टेरिटरीज वाइज किसी तरीके से यूनाइटेड नहीं थे, मगर उनके बीच में कॉमन लैंग्वेज था। तो वो उस कॉमन लैंग्वेज को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उस कॉमन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, इसलिए उसको खोना नहीं चाहते थे। तो इवन जब वो स्ट्रिक्ट लॉ बना देता है रशिया, तब भी पोलैंड के लोग उसको यूज़ करने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो एलाइट लोग थे, पोप भी वहाँ के लोग ओपनली अपना पोलिश लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं। तो इससे रशिया को गुस्सा आ जाता है और वो रशिया उनको पनिशमेंट देने लगता है। कई लोगों को वो जेल भेज देता है, कई लोगों को वो साइबेरिया भेज देता है। साइबेरिया बहुत ही कूल प्लेस है आपका रशिया का, जहाँ पे टेम्परेचर कभी कभी -71 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, जहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ भेजा जाने लगा एज ए पनिशमेंट, क्योंकि रशियन लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे थे। मगर फिर भी पोलिश लोगों ने अपना लैंग्वेज नहीं छोड़ा और अपना स्ट्रगल जारी रखा, क्योंकि उनको विश्वास था कि आज नहीं तो कल अगर उन्हें फ्रीडम मिलेगी तो पोलिश लैंग्वेज के कारण ही मिलेगी। तो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो ये जो 1830 का समय है, ये एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था यूरोप में, क्योंकि इस समय क्या होता है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो जाती है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो करके डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाता है लोगों का, पर वो डिमांड मीट नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन इंक्रीज़ के साथ अपना प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड गुड इंक्रीज़ नहीं करोगे, तो फूड एंड गुड की शॉर्टेज हो जाएगी और पब्लिक की डिमांड मीट नहीं होगी, और जब पब्लिक की डिमांड मीट नहीं होगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा। तो इस प्रॉब्लम से तंग आके कुछ गांव के लोग माइग्रेट करने लगते हैं शहर की तरफ। शहर में भी उनका कंडीशन कुछ इम्प्रूव नहीं होता, उन्हें स्लम्स में रहने के लिए फोर्स किया जाने लगता है और उनका कंडीशन दिन पर दिन खराब होने लगता है। तो जो मेन रीज़न है कि क्यों वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उसका ये रीज़न है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वहाँ के, उनको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इंग्लिश ट्रेडर्स के हाथों। क्योंकि जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो वो परफेक्ट हो चुके थे अपने प्रोडक्शन में। तो उनकी जो गुड्स होती थी वो अच्छी क्वालिटी की होती थी और थोड़ी चीप होती थी, तो लोग उनके गुड्स को खरीदते थे और लोकल कंट्रीज़ के गुड्स को नहीं खरीदते थे, जिससे ये जो लोकल स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको लॉस होने लगा। और स्पेशली ये जो लॉस था ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी जब प्रॉब्लम होने लगी यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी डेमोक्रेसी आ रहा है, कभी मोनार्की आ रहा है, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रहा है, इतना ज़्यादा सोशल अनरेस्ट, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लोग परेशान हो जाते हैं। और 1848 में सारी पब्लिक स्ट्रीट पे आ जाती हैं और स्ट्रीट में आकर के रिवोल्ट करने लगती हैं। पेरिस के स्ट्रीट में जब वो आ जाती हैं, रिवोल्ट करने लगती हैं, तब जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जो कि है किंग लुइस फिलिप, उसको फोर्स कर देती हैं कि वो सब छोड़ छाड़ के भाग जाए। और इनके बाद वो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा करके रिपब्लिकन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर देती हैं, नेशनल असेंबली बना देती हैं, लोगों को राइट ऑफ वोट एंड राइट टू जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट देती हैं।
और इस तरह से रिपब्लिकन गवर्नमेंट फिर से एक बार फ्रांस में इस्टेब्लिश हो जाता है। साथ ही एक स्ट्रगल आपका 1945 में भी हुआ था। ये रेवोल्यूशन आपके वीवर्स ने किया था और सिलरेशिया में हुआ था ये स्ट्रगल। वीवर्स ने आपका ये रिवोल्ट इसलिए किया था क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उस जगह के, वो पेमेंट नहीं कर रहे थे लोगों का, और क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहे थे अपने वीवर्स का, और तब वीवर्स रिवोल्ट करने लगते हैं और कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से छोड़ करके भाग जाता है। और तब जब इनका रिवोल्ट बंद नहीं होता तो इस रिवोल्ट को शांत करने के लिए 11 वीवर्स को शॉट डाउन कर दिया जाता है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल थे जो फ्रांस में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म के लिए किए जा रहे थे। तो इस पार्ट में इतना ही। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।